स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। दिल्ली के हृदय में फैला तिहाड़ जेल सिर्फ एक कारागार नहीं बल्कि एक विशाल किला है जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें और जंग लगे लोहे के फाटक समय के साथ लाखों अपराधियों की कहानियों को निगल चुके हैं। लेकिन इन दीवारों में कैद हर कहानी इंसानों की नहीं होती। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें कोई फाइल, कोई रिकॉर्ड और कोई अदालत दर्ज नहीं कर पाती। बरसों पुराने इस कारागार का एक हिस्सा, पुरानी इमारत का धुंध से ढका कोना, जेल कर्मियों के बीच मनहूस गलियारा कहलाता है। कहा जाता है कि वहां कदम रखते ही हवा भारी हो जाती है, सांसें ठंडी पड़ जाती हैं और एक अजीब सी बेचैनी दिल को जकड़ लेती है। रात ढलते ही जब पूरी जेल सन्नाटे में डूब जाती है और बस लोहे की सलाखों से टकराती हवा की टन्न टन्न आवाज ही सुनाई देती है, तब उस वीरान हिस्से से एक ठंडी हड्डियों में उतर जाने वाली सिसकी गूंज उठती है। वो सिसकी किसी आदमी की नहीं बल्कि एक औरत की होती है, धीमी, टूटी फूटी, जैसे किसी ने उसके गले पर कोई अदृश्य पंजा रख दिया हो। पहरेदार कसम खाते हैं कि ये आवाज कोठरी नंबर 27 से आती है, जो पिछले 15 सालों से बंद और सुनसान है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस समय तिहाड़ में कोई महिला कैदी नहीं है, फिर भी हर आधी रात वही आवाज पूरे गलियारे में फैल जाती है। कुछ कहते हैं कि ये किसी की आत्मा है जो अपनी बेगुनाही साबित किए बिना इस दुनिया से नहीं गई और अब यहाँ फंसी हुई है। कुछ का मानना है कि ये जेल की दीवारों में समा चुके खून और चीखों का असर है जो समय समय पर जीवित हो उठता है। पर जो भी हो, ये तय है कि जिसने भी उस सिसकी को करीब से सुना है, उसके दिल की धड़कनें हमेशा के लिए बदल जाती हैं, क्योंकि वो रुलाई सिर्फ कानों तक नहीं, आत्मा के भीतर तक उतर जाती है, जैसे कोई अदृश्य कैदी अपनी मुक्ति की भीख मांग रहा हो। तिहाड़ जेल में उस रात ठंडी हवा चल रही थी। नवंबर का महीना था और धुंध ने पूरे परिसर को ऐसे ढक रखा था जैसे कोई सफेद कफन। जेल की बाहरी बत्तियां पीली पड़ चुकी थीं और उनकी रोशनी में सलाखों की परछाइयां जमीन पर तिरछी लकीरों जैसी फैल रही थीं। अजय शर्मा, लगभग 30 साल का एक सख्त लेकिन जिज्ञासु स्वभाव वाला जवान, पहली बार तिहाड़ में रात की ड्यूटी करने आया था। दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए उसे सिर्फ 6 महीने हुए थे और आज तक उसकी ड्यूटी ज्यादातर छोटे थानों या दिन के समय तक ही सीमित रही थी। जब उसे यहाँ तैनात किया गया तो उसके वरिष्ठ ने बस इतना कहा था, सुनो अजय, तिहाड़ आसान जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ अपराधी नहीं, अंधेरा भी रहता है, समझे? अजय ने इसे बस एक वरिष्ठ की डराने वाली आदत समझा और हंसकर टाल दिया। वह अपने नए बैरक के पास खड़ा था, टॉर्च हाथ में और राइफल कंधे पर लटकाए। जेल का नक्शा उसके सामने था और हर हिस्से के लिए अलग अलग पहरेदार नियुक्त थे। उसे जेल के पुराने हिस्से की निगरानी दी गई थी, वही हिस्सा जिसे बाकी वार्डन मजाक में मनहूस गलियारा कहते थे। करीब रात के 11 बजे जेल का माहौल पूरी तरह शांत हो गया। कैदी अपने अपने बैरक में सो चुके थे, बस कभी कभार किसी के खांसने या करवट बदलने की आवाज आती थी। लेकिन इसी सन्नाटे में अजय ने कुछ सुना, एक हल्की सी सिसकी। पहले तो उसे लगा शायद कोई महिला कैदी बीमार है, लेकिन फिर उसे याद आया इस हिस्से में कोई महिला कैदी है ही नहीं। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो, पर फिर भी उसके कानों में साफ साफ पहुंच रही थी। अजय ने टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। पुराने गलियारे में फर्श पर सीलन थी और दीवारों से पुरानी पेंट की परतें झड़ रही थीं। छत पर लगे बल्बों में से आधे बुझ चुके थे और बाकी में भी रोशनी ऐसे टिमटिमा रही थी जैसे किसी भी वक्त बुझ जाएगी। आवाज अब और साफ हो रही थी, एक औरत की धीमी टूटी सी रुलाई। यहां से निकालो। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कदम तेज किए और कोठरी नंबर 27 के सामने पहुंच गया। दरवाजा बंद था, अंदर अंधेरा। बस दीवार पर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उसने देखा, दीवार पर गहरी खरोचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से शब्द उकेरे हों। शब्द धुंधले थे, लेकिन पढ़ने पर वही वाक्य उभर आया, मुझे यहां से निकालो। अजय के हाथ ठंडे पड़ गए। वह पीछे हटने ही वाला था कि अचानक दरवाजे के भीतर से ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया
और उसी के साथ एक धीमी लेकिन बेहद पास से आती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम मेरी मदद करोगे ना? अजय की टॉर्च का प्रकाश कांपने लगा था, जैसे बैटरी अचानक कमजोर हो गई हो। कोठरी नंबर 27 का लोहे का दरवाजा जंग से लाल भूरा हो चुका था और उसके बीच की सलाखों में से एक अजीब सी ठंडक बाहर बह रही थी। हवा में एक सीलन भरी गंध थी जिसमें खून और गीली मिट्टी की मिलीजुली महक महसूस हो रही थी। उस फुसफुसाहट के बाद एक पल के लिए सब शांत हो गया। सिर्फ अजय की अपनी सांसों की आवाज और दूर से किसी कैदी के करवट बदलने की छर्र छर्र सुनाई दे रही थी। अजय ने सावधानी से दरवाजे के भीतर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर इतना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी जैसे निगल ली गई हो। तभी फिर वही सिसकी, इस बार और पास से, जैसे कोठरी के बिल्कुल कोने से कोई बैठा हो। मुझे यहां से निकालो। अजय का गला सूखने लगा। उसने दरवाजे की लोहे की कुंडी पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसका हाथ छुआ, वह बर्फ की तरह ठंडी लगी, इतनी ठंडी कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। उसने झटके से हाथ पीछे खींचा और अपने दस्ताने कसकर पहने। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। ची आवाज पूरे गलियारे में गूंज गई, मानो किसी ने सालों से सोई हुई हवा को जगा दिया हो। अंदर कदम रखते ही अजय को एहसास हुआ कि यहाँ की ठंड बाकी जेल से कहीं ज्यादा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी फ्रीजर में आ गया हो। कोठरी का फर्श गीला था, कोनों में मोटी धूल और मकड़ी के जाले लटके थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी दीवार पर बने दर्जनों हाथों के निशान, कुछ छोटे कुछ बड़े, जैसे कई लोग यहां से बाहर निकलने के लिए दीवारें खुरचते रहे हों। अजय की टॉर्च उस कोने की ओर गई जहां से आवाज आ रही थी, और वहां एक आकृति बैठी थी, सफेद साड़ी में, लंबे बिखरे बाल, सिर झुका हुआ। उसके कंधे हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वह रो रही हो। अजय ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा आधा साया में था, लेकिन जो हिस्सा रोशनी में आया उसमें अजय ने देखा गालों पर सूख चुका खून और आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे। उसके होंठ हिले, मैं सुलक्षणा। और उसी क्षण टॉर्च बुझ गई। टॉर्च बुझते ही अजय ने महसूस किया कि कोठरी का अंधेरा मानो उसके शरीर से चिपक गया हो। वह जल्दी से पीछे हटकर गलियारे में आ गया और अपने कांपते हाथों से टॉर्च को कई बार ठोकने के बाद उसे फिर जलाया। लेकिन अब कोठरी का कोना खाली था, सिर्फ मकड़ी के जाले और धूल। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजा बंद किया और तेजी से ड्यूटी ऑफिस की ओर चल पड़ा। रात का बाकी समय उसने पहरेदारी में नहीं, बल्कि कोने में बैठकर बिताया, मानो खुद को यकीन दिला रहा हो कि जो देखा वो बस एक भ्रम था। सुबह होते ही अजय ने नाश्ते की मेज में बैठे कुछ पुराने कैदियों को देखा। इनमें से एक था बबलू मिस्त्री, जो पिछले 20 साल से तिहाड़ में था। बबलू की आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब चमक थी, जैसे उसने सब देखा हो और सब जानता हो। अजय ने चाय का प्याला हाथ में लेते हुए उसके पास बैठकर धीमे स्वर में कहा, बबलू, कल रात कोठरी नंबर 27 के पास कुछ अजीब सुना मैंने। बबलू ने बिना चौंके, बिना पलक झपकाए कहा, सुना नहीं, देखा होगा। सफेद साड़ी में थी, बाल बिखरे थे। अजय के गले से आवाज नहीं निकली, उसने बस सिर हिलाया। बबलू ने लंबा कश लिया और धीरे से बोला, वो सुलक्षणा है, या कहो उसकी परछाई। अजय ने भौहें सिकोड़ लीं। कौन थी वो? बबलू ने चारों ओर नजर दौड़ाई, जैसे यह सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई और सुन न रहा हो। फिर वह झुककर बोला, 15 साल पहले इस जेल में एक महिला कैदी आई थी, सुलक्षणा देवी। उस पर आरोप था कि उसने अपने पति और 2 छोटे बच्चों की हत्या कर दी। पूरा शहर हिल गया था। अखबारों ने उसे राक्षसी मां और हत्यारी पत्नी जैसे नाम दे दिए थे। पुलिस ने मामला जल्दी निपटाया और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन अजय ने पूछा, लेकिन क्या? बबलू की आंखों में डर उतर आया, लेकिन उसने हमेशा कहा कि वो बेगुनाह है। कहती थी कि असली हत्यारा उसका पड़ोसी था, जो उनके घर पर लूट के इरादे से आया था। पर पुलिस ने उस पर भरोसा नहीं किया। यहां लाने के बाद भी वो हर दिन अपने बच्चों के नाम पुकारती रहती थी, रोती रहती थी। कहते हैं एक रात उसने अपने दुपट्टे से फांसी लगा ली, ठीक कोठरी नंबर 27 में।
अजय ने सिहरते हुए कहा। और उसके बाद? बबलू का स्वर धीमा और गंभीर हो गया। उसके बाद जिसने भी उस कोठरी में कदम रखा, उसने उसकी रुलाई सुनी। कुछ को उसकी झलक दिखी, कुछ के कान में उसने फुसफुसाया, मुझे यहां से निकालो। कई पहरेदार यहां से ट्रांसफर ले गए, कुछ बीमार पड़ गए और एक तो पागल हो गया। अजय की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह अब समझ गया था कि जो उसने देखा वो महज उसकी कल्पना नहीं थी, वो सुलक्षणा की आत्मा थी। लेकिन सवाल यह था, वो अब भी क्यों रो रही है? उस रात आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद की हल्की सी रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। जेल के गलियारों में लगे बल्ब पीली थरथराती रोशनी बिखेर रहे थे, जो हर कुछ सेकंड में ऐसे झपकते जैसे किसी अदृश्य हाथ ने स्विच को हल्के से छुआ हो। अजय को उस दिन मनहूस गलियारे की पहरेदारी फिर से मिली थी। बबलू मिस्त्री की कहानी उसके दिमाग में चक्कर काट रही थी, पर उसने खुद से कहा, मैं पुलिस वाला हूं, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। रात के करीब 12:30 बजे जब बाकी हिस्सों में सन्नाटा पसरा था, अजय को वहीं जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, धीमी टूटी सी रुलाई, मुझे यहां से निकालो। लेकिन इस बार आवाज कोठरी नंबर 27 से नहीं, बल्कि गलियारे के ठीक सामने वाले मोड़ से आ रही थी। अजय ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे उस मोड़ की ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ फर्श की ठंडी गीली परत से छप छप की हल्की आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने मोड़ पार किया, उसकी टॉर्च की किरणें एक आकृति पर पड़ी। वो थी सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे उलझे बालों वाली एक औरत। वह दीवार के सहारे खड़ी थी, सिर झुका हुआ और उसके दोनों हाथ लटकते हुए, जैसे शरीर में कोई जान न हो। अजय की सांसें थम गईं। उसने टॉर्च की रोशनी थोड़ी ऊपर की और तभी उसने देखा, औरत का चेहरा खून से सना हुआ था और आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे। उसके होठों पर एक अजीब सी, लगभग दर्द भरी मुस्कान थी। अजय के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। वह भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन उसी क्षण एक बर्फीला झोंका उसके शरीर से टकराया और कान के बिल्कुल पास एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, मुझे न्याय दिलाओ। अजय ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। बस दीवार पर टॉर्च की रोशनी में ताजा खून से लिखा एक वाक्य चमक रहा था, मैं बेगुनाह थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अगर वह 1 सेकंड और रुका तो यह धड़कन फटकर बाहर आ जाएगी। वह तेजी से गलियारे से निकल गया, लेकिन उस ठंडी फुसफुसाहट ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, मानो सुलक्षणा अब उससे चिपक गई हो। अजय ने सोचा था कि शायद रात बीतते ही वह अजीब सी घटना उसके दिमाग से धुंधली हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सुबह की रोशनी में भी उसके कानों में वो ठंडी फुसफुसाहट गूंज रही थी, मुझे न्याय दिलाओ। अगले कुछ दिनों में तिहाड़ के मनहूस गलियारे में अजीब चीजें होने लगीं। पहले तो छोटी छोटी बातें, लोहे के दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुलना और फिर जोर से धड़ाम से बंद हो जाना, बिना किसी हवा के। सीसीटीवी कैमरे जो बाकी जेल में ठीक काम करते थे, उस हिस्से में हर रात 12:30 से 1 बजे के बीच ब्लैक स्क्रीन दिखाने लगते। कुछ कैदी रात में चिल्लाकर उठ जाते, कहते कि किसी ने उनके कान में रोते हुए बच्चों के नाम फुसफुसाए। एक रात वार्डन सुदीप की ड्यूटी उसी हिस्से में थी। सुबह वह अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया। जब अजय और बाकी पहरेदार उसे ढूंढने गए तो उन्होंने देखा सुदीप कोठरी नंबर 27 के दरवाजे के सामने बैठा था। दोनों आंखें खुली हुईं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। उसके हाथ में टॉर्च थी, लेकिन लाइट बंद थी। जब उसे उठाकर ले जाया गया तो वह बस एक ही वाक्य बड़बड़ाता रहा, वो मेरे पीछे थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं जम गया। इसके बाद से बाकी वार्डन भी उस हिस्से में ड्यूटी करने से कतराने लगे, लेकिन जेल के नियमों के हिसाब से किसी को तो वहां रहना ही पड़ता था और अक्सर यह जिम्मेदारी नए आने वालों या अजय जैसे डर को अंधविश्वास मानने वालों पर डाल दी जाती। अजय ने नोटिस किया कि कोठरी नंबर 27 के पास की दीवार पर खरोंचें बढ़ने लगी हैं। पहले वहां सिर्फ कुछ शब्द थे, लेकिन अब पूरे वाक्य उभर आए थे। मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा, मुझे सजा क्यों? वो आदमी वही था
एक रात अजय पहरेदारी कर रहा था कि अचानक गलियारे की ट्यूबलाइट एक एक करके बुझने लगी। सबसे पहले दूर का बल्ब, फिर उसके आगे वाला, फिर और करीब वाला, जैसे अंधेरा उसकी ओर बढ़ रहा हो। अजय ने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी भी अचानक धीमी पड़ गई। तभी उसने देखा, अंधेरे के बीच कोठरी नंबर 27 के दरवाजे के पीछे 2 चमकते हुए काले गड्ढे उसे घूर रहे थे। अजय ने राइफल उठाई और कदम पीछे किया, लेकिन उसी वक्त उसके पीछे से एक ठंडी नमी भरी सांस उसके कान को छू गई और वही आवाज, अब तू मेरा है। उस रात के बाद अजय को समझ आ गया कि यह सिर्फ डर का खेल नहीं है। सुलक्षणा की आत्मा अब सीधे उसे निशाना बना रही है। सुबह होते ही उसने तय किया कि अगर उसे इस अजीब खौफ से छुटकारा पाना है तो उसे इस कहानी का सच जानना ही होगा। जेल के पुराने रिकॉर्ड रूम में मोटी धूल से ढकी फाइलों की अलमारियां कतार में लगी थीं। यह कमरा जेल के एक सुनसान कोने में था, जहां शायद महीनों कोई नहीं आया था। अजय ने दरवाजा खोला तो अंदर बासी कागजों, पुराने लकड़ी के फर्नीचर और सीलन की मिली-जुली गंध फैली हुई थी। दीवार के किनारे किनारे रखी अलमारियों में बड़े बड़े लेबल लगे थे, 1995, 1996, 2001। अजय की नजर सीधी गई 2008 के खंड पर, क्योंकि बबलू मिस्त्री ने यही साल बताया था जब सुलक्षणा आई थी। पुराने पीले पड़ चुके कागजों के बीच खोजते खोजते उसे एक मोटी फाइल मिली, जिस पर लाल स्याही में लिखा था, कैदी संख्या 467/ सुलक्षणा देवी। उसने दस्ताने पहनकर फाइल खोली। अजय ने तस्वीर देखी, एक थकी हुई, डरी हुई औरत जिसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे कई दिनों से रो रही हो। उसके गले में मंगलसूत्र था और माथे पर हल्का सा सिंदूर, लेकिन चेहरे पर निराशा की मोटी परत। अगले पन्ने में पुलिस रिपोर्ट थी, लेकिन जैसे जैसे अजय पढ़ता गया उसे इसमें खामियां दिखने लगीं। अजय ने आगे के पन्नों में जेल का रिकॉर्ड देखा। सुलक्षणा ने कैद के दौरान कई बार जेलर को लिखित आवेदन दिया था कि वह निर्दोष है। एक नोट में लिखा था, मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैंने उस आदमी को अपने घर से निकाल दिया था। उसने बदला लिया और मेरे बच्चों की लाश मेरे घर छोड़ गया। उसके आवेदन बार बार अपर्याप्त सबूत कहकर खारिज कर दिए गए। आखिरी एंट्री 12 नवंबर 2008 की थी। कैदी संख्या 467 ने अपने दुपट्टे से फांसी लगा ली। अजय फाइल को बंद करने ही वाला था कि पन्नों के बीच से एक कागज फिसलकर गिरा। यह एक पुरानी, आधी फटी तस्वीर थी, जिसमें सुलक्षणा अपने 2 बच्चों के साथ हंस रही थी। तस्वीर के पीछे पेन से लिखा था, अगर यह तस्वीर मिले तो समझना मैं सच कह रही हूं। अजय के दिल में ठंडी लहर दौड़ गई। अब उसे यकीन था, सुलक्षणा बेगुनाह थी और तब तक उसकी आत्मा चैन नहीं पाएगी जब तक सच सामने नहीं आता। रात के सन्नाटे में तिहाड़ की ऊंची काली दीवारें मानो और भी भयावह लग रही थीं। आसमान में बादलों का साया था और बीच बीच में बिजली चमककर जेल के अंदरूनी हिस्सों को कुछ पल के लिए सफेद रोशनी से नहा देती थी। लेकिन उस रोशनी में भी वीरान गलियारे, टूटे हुए बल्ब और फर्श पर पड़े जंग लगे जंजीरों के टुकड़े एक अलग ही डर पैदा कर रहे थे। उस रात राजीव, जो पिछले कुछ हफ्तों से उस औरत की आवाज सुन रहा था, अपने मन में ठान चुका था, आज वो सच्चाई का सामना करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो धीरे धीरे ब्लॉक 6 की ओर बढ़ रहा था, वही जगह जहां से हर रात उस औरत की रोने की आवाज आती थी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, हाथ में पकड़ा टॉर्च पसीने से फिसल रहा था। दीवारों पर जमी काई और नमी से आती बदबू उसे और बेचैन कर रही थी। जैसे ही उसने लोहे का पुराना दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, मानो किसी ने उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ दूर से एक हल्की सी सिसकने की आवाज आ रही थी, धीमी, टूटी हुई, लेकिन इतनी दर्द भरी कि सीधा दिल में उतर जाए। राजीव ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। अचानक उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, क्यों आए हो? उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। आवाज पीछे से आई थी। जैसे ही उसने पलटकर देखा, टॉर्च की रोशनी में एक औरत का चेहरा उभर आया, पीला, खोखली आंखें, बिखरे बाल और होठों से रिश्ता खून। वो हिल नहीं रहा था, बस देख रहा था। औरत ने धीमे कदम बढ़ाए, उसकी आंखें सीधे राजीव की आंखों में थीं। मुझे इंसाफ चाहिए, वो बुदबुदाई, और अगले ही पल बिजली की तरह उसकी छवि गायब हो गई। लेकिन उसकी चीख दीवारों में गूंजती रही,
लंबी, दर्दनाक और हड्डियों को कंपा देने वाली। राजीव समझ गया, ये महज एक भूत नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जिसका दर्द अब भी इन दीवारों में जिंदा था। और अगर उसने सच्चाई नहीं जानी तो ये आवाजें उसे कभी चैन से सोने नहीं देंगी। रात का सन्नाटा तिहाड़ की ऊंची दीवारों पर ऐसे बैठा था जैसे सदियों से वहां उसका राज्य हो। हवा में नमी और सड़ांध का मिला जुला एहसास था, और जेल की पुरानी लोहे की सलाखें हर बार हवा के थपेड़े से छर्र छर्र कर उठती, मानो कोई अदृश्य कैदी उन्हें हिला रहा हो। मैं और वार्डन मल्होत्रा हाथ में टॉर्च लिए जेल के पुराने हिस्से में पहुंचे, वही हिस्सा जहां वो औरत हर रात रोती थी। आज वार्डन ने मुझे सच बताने का वादा किया था। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मानो हर शब्द उसके गले में फंस रहा हो। उसका नाम शकुंतला देवी था। उसने कहा, एक मासूम दिखने वाली महिला, लेकिन कहानी में इतना जहर था कि तिहाड़ के इतिहास में भी उसका नाम डर के साथ लिया जाता है। शकुंतला देवी पर अपने पति और 2 बच्चों की हत्या का आरोप था। कहते हैं उसने एक रात खाना परोसते समय अपने पति को जहर दे दिया और बच्चों को पानी में मिलाकर वही जहर पिला दिया। वजह, पति का किसी दूसरी औरत से रिश्ता और बच्चों को उस औरत के हवाले करने की योजना। ये बात मोहल्ले में फैली, पुलिस आई और शकुंतला को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मल्होत्रा ने धीरे से कहा, असल कहानी ये नहीं है। उसने टॉर्च का प्रकाश जेल की दीवार पर डाला, जहां एक पुराना खून का धब्बा अब भी जिद्दी तरह से मौजूद था। सच ये है कि शकुंतला ने अपने बच्चों को नहीं मारा था। उसके पति ने ही शराब के नशे में बच्चों को मार दिया था, और शकुंतला को बचाने की बजाय अपनी गलती छुपाने के लिए उसी पर इल्जाम लगा दिया। जेल में वो रोज रोती थी, बच्चों के नाम पुकारती थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सजा-ए-मौत की तारीख तय हो गई, और जिस रात फांसी से पहले का दिन आया, शकुंतला ने जेल की कोठरी में अपनी साड़ी से फांसी लगा ली। कहते हैं मरने से पहले वो बस एक बात बार बार कह रही थी, सच को दबाओगे तो मेरी आत्मा चैन से नहीं सोएगी। वार्डन ने लंबी सांस ली, और तब से हर रात ठीक उसी समय जब उसने अपनी जान ली थी, उसके रोने की आवाजें इन गलियारों में गूंजती हैं। उसकी मौत का सच बाहर कभी नहीं आया। केस फाइलें बदल दी गईं, और आधिकारिक रिकॉर्ड में बस यही लिखा रहा, पति और बच्चों की हत्यारिन शकुंतला देवी। लेकिन आज उस अंधेरी रात में मुझे एहसास हुआ कि ये रोना सिर्फ दर्द का नहीं, बल्कि एक अधूरी लड़ाई का है। एक ऐसी आत्मा की लड़ाई जो अपने ऊपर लगे झूठ के बोझ से अब तक आजाद नहीं हो पाई है। रात का सन्नाटा तिहाड़ की मोटी दीवारों में गूंज रहा था, लेकिन इस बार हवा में एक अलग तरह का बोझ था, जैसे कोई अदृश्य ताकत अपनी सांस रोककर खड़ी हो। अरुण, जो पिछले कुछ हफ्तों से इस औरत की चीखों और रोने की आवाज के पीछे का सच जानने में लगा था, अब आखिरकार जेल के पुराने बंद पड़े हिस्से में खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, वही डायरी जो उसे जेल के रिकॉर्ड रूम में धूल से ढकी फाइलों के बीच मिली थी। डायरी के पीले पड़ चुके पन्नों पर उभरे शब्द किसी इंसान की आखिरी चीख की तरह थे। यह डायरी सुल्ताना बेगम नाम की एक महिला कैदी की थी, वही औरत जिसकी आत्मा अब भी इस जेल में भटक रही थी। उसने लिखा था कि वह निर्दोष थी, लेकिन उसे अपने पति की हत्या के झूठे इल्जाम में यहां लाकर बंद कर दिया गया था। जेल के कुछ भ्रष्ट अफसरों ने उसके बयान दबा दिए, क्योंकि असली हत्यारा एक बड़े राजनीतिक नेता का रिश्तेदार था। डायरी में आगे लिखा था कि जिस रात उसकी सजा सुनाई गई, उसी रात जेल के एक अंधेरे कोने में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, ताकि सच कभी सामने न आ सके। उसके शव को चुपचाप जेल की पुरानी दीवार के नीचे दफना दिया गया, वहीं जहां आज भी आधी रात को सिसकियों की आवाज आती है। अरुण के सामने अब पूरा सच था। यह औरत सिर्फ न्याय के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेगुनाही का प्रमाण दुनिया को दिखाने के लिए रोती थी। जब अरुण ने ये बात जेल के अधिकारियों को बताई, तो उन्होंने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन सबूत और पुरानी फाइलों के मिलान के बाद उन्हें मजबूरन मानना पड़ा कि तिहाड़ के इतिहास में यह एक काला सच था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि सच सामने आने के बाद भी उस औरत की आत्मा जेल से मुक्त नहीं हुई। और अगले ही दिन अरुण ने फिर वही आवाज सुनी, इस बार और भी करीब से। तिहाड़ जेल के उस पुराने हिस्से में जहां दीवारें समय की परतों से ढकी थीं, उस रात की हवा कुछ और ही भारी थी।
इमरान को पता था कि यह उसकी आखिरी कोशिश है। या तो वह इस औरत की आत्मा को मुक्ति देगा या खुद हमेशा के लिए उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा। रात के 12 बजते ही वही धीमी करुण पुकार गूंजने लगी, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। पर इस बार इमरान डरकर पीछे नहीं हटा। उसके हाथ में जेल की पुरानी केस फाइल थी जिसमें उस औरत की पूरी कहानी दर्ज थी। कैसे एक निर्दोष महिला रुखसाना बेगम को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया और कैसे जेलर और कुछ भ्रष्ट अफसरों ने उसे यातनाएं दी जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इमरान ने फाइल खोलकर उस जगह पर खड़े होकर सच को जोर से पढ़ना शुरू किया जहां वह औरत मरी थी। हर शब्द जैसे दीवारों से टकराकर गूंज रहा था। अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और धुंध के बीच वही महिला का धुंधला सा चेहरा उभरा, आंखों में आंसू पर होंठों पर हल्की सी उम्मीद की झलक। अब मुझे सब पता है, तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता, तुम्हारा नाम हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। इमरान की आवाज कांप रही थी पर शब्द दृढ़ थे। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पढ़ा, रुखसाना की आत्मा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसके शरीर की आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और एक हल्की सी चमक के साथ वह गायब हो गई। जेल में फिर से सन्नाटा छा गया, पर इस बार डर का नहीं, एक अजीब सा सुकून था। सुबह होते ही इमरान ने वह फाइल मीडिया और अदालत को सौंप दी। केस दोबारा खोला गया और रुखसाना को आधिकारिक तौर पर निर्दोष घोषित किया गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब इमरान ने आखिरी बार जेल के उस पुराने हिस्से की ओर देखा, उसने देखा कि खिड़की के पीछे से रुखसाना उसे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। शायद वह सच में चली गई थी या शायद वह अब भी वहीं थी, लेकिन इस बार इंतजार में नहीं बल्कि पहरेदार बनकर, ताकि कोई और उसकी तरह बेगुनाह होकर न मरे।